अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। मैंने आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट की थी और वो ये की थी कि आज चूंकि आपको पता भी है हमारा जो शेड्यूल लिखा हुआ है आज के जो भी हम कहते हैं कंटेंट राइट किया हुआ है आपके आज के लिए जो है वो बेसिक तौर पे आपने देखा भी होगा कि टेस्ट डिस्कशन है FLP2 जो है हम इस वक्त डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। तो मैंने आप लोगों के लिए एक खास किस्म की जो है एक पोस्ट की थी इसमें मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि आज आपने करना ये है कि आप पहले जाएंगे कैंपस ड्राइव पे और जाके वहां पर पहले आप मेरे लिए जो है वहां से जो टेस्ट हमने परसों रखा था FLP का उसको डाउनलोड करेंगे सॉल्व फॉर्म के अंदर और उसके बाद फिर जो है आप लोगों ने आना है क्लास में, क्लास को ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों के पास टेस्ट हो और आप उससे स्टेटमेंट देखते हुए मुझसे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है जी। इंतहा का टेस्ट मैंने आसान बनाया था कल, मैंने इवन के कल के टेस्ट के अंदर आप लोगों के लिए कोई भी जो है इतना मुश्किल कोई न्यूमेरिकल नहीं रखा था, बहुत शॉर्ट किस्म के जो है टेस्ट मैंने प्रिपेयर किया था जिसमें स्टेटमेंट थी। ठीक है, क्योंकि लास्ट दो टेस्ट हमने दिए थे क्योंकि वो थोड़ा समहाउ डिफिकल्ट आप लोगों को लगा और डिफिकल्ट लगना भी चाहिए क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों से कुछ ट्रिकी किस्म के MCQs जो है वो पूछे थे, तो मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स जो है रखा इस टेस्ट के थ्रू। अब जल्दी से आप लोग अपना टेस्ट जो है वो ओपन करेंगे अपने पास, ठीक है, और बताएंगे कि जो है क्या आप लोगों ने क्या कहते हैं डिस्कस करना है मेरे साथ, किस जो है क्वेश्चन को आपने डिस्कस करना है। FLP कहाँ शो होता है, मुझे शो नहीं होता। हफ्सा, अच्छा जी सर, क्वेश्चन नंबर 25, ओके ठीक है, ओके सर। देखो हफ्ता, आप अगर जो टेस्ट की बात कर रही हैं तो टेस्ट जो है 8 o'clock स्टार्ट होता है हर दिन। आप आएंगी कैंपस पर, आपको नीचे बार में शुरू हो जाएगा क्या कहते हैं एक समहाउ पिन करता हुआ आपको जो है एक स्लाइड नजर आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ स्टार्ट टेस्ट, वो आप ज्वाइन के बेसिस तौर पे वो ज्वाइन करेंगी तो आपको टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और MCQs सॉल्व फॉर्म में कहाँ मिलेंगे, आप मेरी प्रोफाइल पर जाएं, राइट का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक करें, वहां MDCAT टेस्ट का पोर्टल होगा यानी कि फोल्डर होगा, उसको क्लिक करेंगी तो मेरे जो हम समाओ कहते हैं जो MDCAT के टेस्ट हैं उसमें ये कल का टेस्ट जो है शॉर्ट फॉर्म में पड़ा होगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल मेरा नाम आपको पता ही है। अच्छा जल्दी से जो है अब हम स्टार्ट करते हैं और बताएं क्वेश्चन और मैं क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। सर मेरा टेस्ट FLP2 सबमिट ही नहीं हो रहा था जब जुनेरा, मैंने आपको आई थिंक रात को बताया था, आई थिंक आपसे बात पता नहीं हुई या नहीं हुई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दुआ। आप जो भी लोग जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसे करेंगे कि अपना स्क्रीनशॉट जो भी उन्होंने लिया होगा वो मुझे सेंड कर देंगे अपनी जो है ID के साथ ताकि हम वो ठीक करवा सकें। ठीक है जी सर, FLP1 में कैलकुलेशन ज्यादा थी बट FLP2 में कैलकुलेशन है ही नहीं थी। वर्ड्स दिस भाई इसलिए था कामिल कि जो भी इससे FLP2 से पहले वाला आया ना आपका जो टेस्ट था उसमें ज्यादातर मेरे जो है MCQs रखे हुए थे आपके न्यूमेरिकल बेस, तो उसमें मैंने आप लोगों को तैयारी करवा दी थी। अब मैंने समझा कि आप लोगों को इतना ज़रा परेशान मत करूं, अब थोड़ा सा सीधा सीधा टेस्ट लेना चाहिए। सर प्लीज फर्स्ट MCQ से रिव्यू कर लेते हैं, चलिए भी ठीक है। अब मैं फिर आप लोगों की कमेंट्स को कम पढ़ूंगा लेकिन ये है कि हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। सर एक्चुअली मैंने बहुत तैयारी की थी, टेस्ट दी, जब 2 मिनट रिमेनिंग रहे तो मेरी जो है वो क्या हुआ भी टेस्ट रीस्टार्ट हो गया और मैं क्वेश्चन पढ़े नहीं ऐसे टिक कर दिए 2 मिनट में। ओ हो। चलिए भी जना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट MCQ देख लें आप लोग, फर्स्ट MCQ देख लें, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और सारे सारे कर लेंगे जल्दी जल्दी अगर आप लोग कॉपरेट करते हैं तो फिर ठीक है। इफ बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर डबल, ठीक है, द प्रेशर विल बी। अब इसमें मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को मैंने इसमें जो है ये तमाम इसका जो है सोल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। इसके अंदर जो फार्मूला आपने इस्तेमाल करना था वो था P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2, ठीक है, इसका आपने इस्तेमाल करना था। अगर आप जो है अगर आप इस स्टेटमेंट को जरा देख लें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस डबल, यानी प्रेशर कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रेशर P1 इज इक्वल टू P है, ठीक है, V1 इज इक्वल टू V है, अच्छा भी V1 इज इक्वल टू V है और हम कहते हैं कि हमारे पास P1 इज इक्वल टू T है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्टेटमेंट के अंदर कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जब गैस का डबल हो जाता है, ठीक है, आपने सॉल्व पेपर अपलोड कर दिया है, फिर डिस्कशन देखो बताऊं मैं आपको दुआ मसला बताए क्या है। आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फिर वो जब आप अपलोड कर देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन फिर भी आ रही होती है, सो इसलिए मैंने जो है ये डिस्कशन दे रखा था। बाकी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन चलिए फिर भी
अगर आप कहते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि डिस्कस करना तो जरूर डिस्कस कर लेते हैं। सो P1 P था, V1 V था, T1 T था, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि P2 हमने फाइंड करना है, यानी प्रेशर हमारे पास कितना आएगा ये हमने फाइंड करना है। V2 हमारे पास 2V होगा और T2 हमारे पास जो है ये 2T होगा। अब आपने P2 जो कि फाइंड करना है तो P2 यही रहने दो, ये दो चीजें आप जाके वहां पर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा P2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर T1 इनटू, ये उधर जाके क्या कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, हम कहते हैं कि रेसिप्रोक हो जाएगा, T2 ओवर P2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट कर लें, जल्दी से वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P1 हमारे पास P है, V1 हमारे पास V है, T1 हमारे पास T है, ठीक है। और T2 हमारे पास कितना है भाई, ये 2T है, और जो V2 है हमारे पास ये 2V है। तो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, V से कैंसिल आउट हो गया, TT से कैंसिल आउट हो गया, सो P2 इज इक्वल टू P ही आएगा हमारे पास, ठीक है। सो नो हम यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर रिमेन अनचेंज, ठीक है सर। प्लीज मूव ऑन, सॉल्व आपने अपलोड कर दिए हैं, टाइम कंज्यूम करने का करें, नेक्स्ट मूव करें प्लीज। भाई आप लोग अगर कहते हैं तो हम जल्दी चले आते हैं, जिसको समझ आ गई थी तो ठीक है, जिसको नहीं आई वो समझ लें ठीक है, क्योंकि देखो ना हम ये बात कहते हैं कि तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो एक लेवल के नहीं होते, कुछ को वैसे समझ आ जाती है, कुछ चाहते हैं कि उनको डिस्कस भी किया जाए, तो हर एक स्टूडेंट को लेके चलना होता है। इसीलिए मैंने जो है आप लोगों के लिए आज ये रखा था, यानी कि डिस्कशन रखी थी, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं कि भाई क्लियर हो चुका है तो हम आगे चलेंगे, अगर आप लोग कहते हैं कि हमें करना चाहिए डिस्कस तो जरूर डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं कि ये एमसीक्यू तो आप लोग क्लियर हो चुका है ना, जो हमने इस पर मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, जल्दी से आपने बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये था। क्वेश्चन 2 जो है हम कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा सर, से पेपर कोई बात नहीं भी, मैं पेपर भी कर लेता हूँ, डिस्कशन भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं सर जी डिस्कशन ही करनी है, चलिए फिर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप लोगों ने आपस में बातचीत नहीं करनी, ठीक है। आप लोग जस्ट फोकस करेंगे जो चीज हम कर रहे हैं, हो सकता है कोई नई चीज आप लोगों के सामने आ जाए, कुछ नया पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई बात पूछनी तो आप जल्दी से पूछेंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे। बिल्कुल डिस्कशन करने भी मैंने आपको बताया ना कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर एक ही लेवल के नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, जो जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ को टाइम चाहिए होता है। अच्छे सारे के सारे हैं, ब्रिलियंट सारे ही हैं, लेकिन कुछ को टाइम रिक्वायर होता है, कुछ को टाइम नहीं रिक्वायर होता है, मतलब कि फौरन से वो पिक कर लेते हैं बात को, ठीक है जी। सर डी सर बुक लेके चलना है, जो आइंस्टाइन बनता है तो ये खुद ही, अच्छा बस बस आपने आपस में से डिस्कशन नहीं करनी। ए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, इसको रेस करूंगा, नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से हमने देखना है, स्टेटमेंट आप पढ़ लें। क्वेश्चन 2 था हमारे पास, अंडर हाई प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शो मोर आइडियल इन नेचर, ठीक है, आइडियल कैरेक्टर, ठीक है। इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि आइडियल जो है, हम कहते हैं कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल लगती है, अगर आपने जो है हाई प्रेशर प्रोवाइड किया हो तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है, ठीक है, जो कि आइडियलिटी शो करेगी, जो मोर आइडियल कैरेक्टर को शो करेगी, ठीक है जी। अब मैं जरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शंस आप देख लें कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके पास है N2, ऑप्शन आपके पास है CO2, ऑप्शन आपके पास है NH3, और लास्ट ऑप्शन आपके पास थी SO2, ठीक है। मैंने इसमें आप लोगों को कुछ चीजें बताई भी, इवन के जो सोल्यूशन था उसमें मैंने आप लोगों को जो है ये चीजें बताई थी कि आइडियलिटी जो है, ठीक है, ये क्या करता है भाई, आइडियल नेचर हमेशा डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉन पोलर नेचर पे, नॉन पोलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो आइडियल हम कहते हैं कौन सी गैसेस होती हैं, वो गैसेस, ठीक है, वो गैसेस कि जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिनके पार्टिकल्स के दरमियान, ठीक है, हम कहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती। इस तरह के जो हमारे पास गैसेस होती हैं इनको हम आइडियल गैसेस का नाम देते हैं। रिमूव कर, अच्छा जल्दी ना करें, ठीक है, भी सना जल्दी नहीं करेंगे अब, ठीक है। अच्छा देखो आइडियल की हाई से हम बात कर रहे थे कि वो गैसेस के जो जिनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस जो है नहीं होती, वो गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। सो जितने भी नॉन पोलर गैसेस हैं इनमें पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान एज सच इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, इसलिए कहते हैं जितना कोई सब्सटेंस नॉन पोलर होगा उतना ही वो आइडियल कंसीडर किया जाएगा। दूसरा मैंने आप लोगों को इसके ऑप्शन भी बताया था, यानी कि इसी के जो है आंसर के लिए मैंने कुछ जस्टिफाई किया था कि आइडियलिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलैरिटी के, आइडियलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी के,
ठीक है, पोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है होती है। मैं बताता हूँ रमीज रिमशा आपको ये बता दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और भी मैंने आपसे कहा था कि आइडियलिटी जो है साइज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, साइज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप जानते हैं कि जब साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होता है कि जी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे इनकी पोलैरिटी, हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है। और पोलराइजेबिलिटी भी क्या करती है, अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप करेगी। बॉन्ड पोलैरिटी भी जो है अट्रैक्शन की फोर्स को डेवलप करेगी। तो जहां पर अट्रैक्शन की फोर्स आ जाए वहां हम कहते हैं आइडियलिटी कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये दोनों चीजें साइज के और पोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ऑप्शंस आपके पास थे N2, आपके पास था CO2, आपके पास था NH3, आपके पास SO2, ठीक है। ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आपको जो है प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें आपके पास देखो अभी क्वेश्चन भी आ गया और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि NH3 विल बी द स्मॉलेस्ट वन। इन तमाम के अंदर ऑप्शंस के अंदर NH3 सबसे स्मॉलेस्ट वन है, लेकिन NH3 हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट ऑलवेज शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पता ना आप लोगों को, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बड़ी स्ट्रांग है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आइडियल हो सकता है? सबसे ज्यादा नॉन आइडियल NH3 नहीं होगी। देखा ना, अब नॉन आइडियल की हम बात करते हैं, हमारा ऑप्शन यानी क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें कि आइडियलिटी कौन सा शो करेगा। सो आइडियलिटी मींस कि कौन सी गैस आइडियल नेचर शो करती है। सो वो हो सकती है जो नॉन पोलर हो। अब इस ऑप्शंस के अंदर आप देख लें, N2 भी नॉन पोलर है, CO2 भी नॉन पोलर है, SO2 और NH3 समहाउ पोलैरिटी को शो करती है। तो हम ये बात कहते हैं कि इसमें से बेस्ट ऑप्शन N2 बनेगी, क्योंकि स्मॉल साइज है। जितना स्मॉल साइज होता है उतने ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है। सो N2 इसका राइट ऑप्शन बनेगा। आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन पोलर है। जितना ज्यादा सब्सटेंस नॉन पोलर होगा उतना ही हम कहते हैं कि आइडियलिटी यानी आइडियल नेचर ऑफ कंपाउंड यानी कि हम कहते हैं कि आइडियल नेचर ऑफ गैस इंक्रीज करेगी। यस सर, मैंने NH3 पे लगाया था, देखा ना, ये मिस्टेक आपने की थी, ठीक है। हो गया कंप्लीट ये। अब हम आगे चल सकते हैं, जल्दी से क्लियर मेंशन करना है ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी करना है हमने। नेक्स्ट मूव करें। अब मैं रेस करूंगा भी सना, ठीक है, मैं बता रहा हूं पहले से, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लें। तो NH3 आइडियल होगी ना सर? नहीं, NH3 नॉन आइडियल होगी, क्योंकि NH3 मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंप्लीटली नॉन आइडियल कंसीडर होगी। इसका आंसर CO2 नहीं हो सकता, आयत बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि CO2 का साइज लार्जर है एज कंपेयर टू N2। इसलिए हम कहते हैं कि उसमें जो है पोलराइजेबिलिटी ग्रेटर होगी, और इसी वजह से हम कहते हैं कि उसमें अट्रैक्शन की फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। रेस कर रहे हैं, थर्ड पे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की सेकंड पढ़ें, which is incorrect about ideal gas, ठीक है। which is incorrect about ideal gas, नहीं, NH3 नॉन आइडियल होगी वानिया, ठीक है। which is incorrect about ideal gas, उसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें क्या लिखा हुआ है, no force of attraction between molecules, ऐसा ही है। नॉन जो आइडियल गैसेस होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नो एग्जांपल इन नेचर, ये भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग गैसेस हैं वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करती है, तो कोई आइडियल गैस जो है हमारे पास नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से क्या लिखा हुआ है, कैन बी लिक्विफाइड इजीली। अब ये गलत है, ये गलत क्यों है? अच्छा सर, NH3 ज्यादा नॉन आइडियल होगी या SO2? सो NH3 नॉन आइडियल ज्यादा होगी, क्योंकि NH3 पार्टिकल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, SO2 में नहीं होती। सो NH3 इज मोर नॉन आइडियल एज कंपेयर टू SO2, ठीक है। और N2 एंड NH3 का साइज लिहाज से कौन सा बड़ा है? भाई N2 लार्जर साइज की है, NH3 स्मॉलर साइज की है, लेकिन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए हम कहते हैं कि हम इसे कंसीडर ही नहीं करते, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हाँ कि कैन बी लिक्विफाइड इजीली, मैं बताऊं कि वो गैस जिसमें के पार्टिकल्स के दरमियान हम कहते हैं अट्रैक्शन की फोर्स ही ना हो, ठीक है। तो वो गैस जिसमें के पार्टिकल के दौरान अट्रैक्शन फोर्स ही ना हो, वो कैसे हम कहते हैं लिक्विफाई कर सकती है? क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स होती है, ठीक है। सो ऐसे पार्टिकल जिनमें अट्रैक्शन फोर्स ही ना हो, वो कैसे लिक्विफाई हो सकती हैं? सो सी ऑप्शन इसका राइट बनता है कि ये इनकरेक्ट है फॉर आइडियल गैसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैंने वैसे इसको वर्बली एक्सप्लेन किया सर, जैसे आप सॉल्यूशन अपलोड करते हैं बाकी टीचर से भी कहें कि वो अपलोड कर दें, बिल्कुल मैं इनसे कहूंगा, स्ट्रेट बेफिक्र रहें। NH3 ज्यादा मैंने बता दिया वानिया आपको इसका, अब आप छोड़ दें, आप आगे आए, ठीक है। आप नेक्स्ट बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो चुका है आप लोगों को? मैंने आपसे कहा कि क्योंकि आइडियल गैसेस के अंदर हम कहते हैं कि पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स होती नहीं है। जब एक पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स ना हो तो फिर हम कहते हैं कि वो कैसे जो है वो लिक्विफाई हो सकती है, लिक्विफाई नहीं हो सकती। सर मोलर मास के साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल।
आइडियलिटी का मोलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि मोलर मास एग्जैक्टली साइज ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। A gas initially at क्या लिखा हुआ है, initially at 27 degree centigrade is heated up to 327 degree centigrade, its kinetic energy will be। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें देखनी है। आप ये बात जानते हैं, किसी भी गैस की हम बात करते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी जो है इट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो आप टेम्परेचर जरा देख लो, टेम्परेचर T1 क्या प्रोवाइड किया हुआ आप लोगों को, T1 प्रोवाइड किया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, इसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो आप ऐड करते हो 27 को प्लस 273 के अंदर, आप इसको ऐड कर लें, ये क्या देगा आपको 300 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से T2 देख लो, T2 हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो क्या बनता है 327 प्लस 273, ये आपको देता है 6 केल्विन, 600 केल्विन। तो अगर आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है ना, जब आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है भाई, सो ए ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन बनता है, डबल बन जाएगा हमारे पास, यानी डबल हो जाएगी। सर आपने मैसेंजर पे रिप्लाई नहीं किया। मुकद्दस मैं आपको बताऊं कि संडे टू संडे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेशन रखता हूं मैसेंजर के ऊपर, सो आपको संडे बाद में मुकद्दस लाजमी मिल जाएगा आपको आपका आंसर। ठीक है, बेफिक्र रहें, उससे पहले कोशिश करूंगा कि कुछ हो जाए, लेकिन संडे बाद में तो लाजमी मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। अस्मा बताएं, इसका आंसर आपको मिल चुका है क्योंकि T2 डबल है एज कंपेयर टू D1, तो जैसे जैसे जो है आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डबल हो जाएगी ना। मोलर मास के साथ रिलेशन होती है, अशरफ बिल्कुल होता है, आइडियलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। चलें भी, ठीक है रमीज, बहुत शुक्रिया। बताएं जल्दी से बता दें कि आप लोगों को समझ आ चुका है। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो इसको रेस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। जल्दी से बताना है आप लोगों ने। अच्छा देखो जैनब, हम ये बात कहते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू KMT काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, हम ये बात जानते नहीं है, लास्ट पोस्टुलेट क्या था कि किसी भी गैस के टेम्परेचर की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो इट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज भी इंक्रीज करेगी। इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 को 273 में ऐड करोगे 300 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा T2 हमारे पास है 327 को केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करके तो ये 600 बन जाएगा। क्या ये डबल नहीं है इससे? जब ये डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी जनाब। ठीक है भाई, समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर के एनर्जी के इन्वर्सली पर क्या के कौन सा सना, कौन सा कह रही हैं आप? क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें आप लोग जल्दी से, मैं इसको रेस करूंगा। ठीक है सना, रेस कर रहा हूं मैं इसको। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हमने लास्ट टाइम जो सर्वे लिया था कल वाला, उसके बिहाफ पर हमने आप लोगों के लिए जो इंग्लिश का लेक्चर है वो 1 आवर का कर दिया है। अब नेक्स्ट वीक से आप लोगों का जो लेक्चर होगा वो 1 आवर पर होगा। ठीक है, 1 आवर का होगा आप लोगों का लेक्चर। ठीक है जी सर, SLP सॉल्यूशन डिराइव में प्रोवाइड कर दें, वो ऑलरेडी मैंने कर दी फायजा, आप मेरी जो है डिराइव से ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें, द प्रोडक्ट ऑफ PV, द प्रोडक्ट ऑफ PV, ठीक है, ऑफ अ गैस इज यूनिट ऑफ। ठीक है, आपने बताना है कि इसमें से किसका यूनिट है। ठीक है जी, हम ये बात कहते हैं कि जी द प्रोडक्ट ऑफ PV ऑफ अ गैस इज यूनिट ऑफ, इनमें से यानी कि हम कहते हैं जो प्रोडक्ट है PV का, यानी वो किसका यूनिट है, ये हमने देखना है कि कहां C को K में कन्वर्ट करना है, किसको भी सर, ये कैसे पता चलेगा कि कहां C? अच्छा देखो, RTM तहसीन आपका नाम है, जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, आप चूंकि देखो ना हम PV इज इक्वल टू nRT की बात कर रहे होते हैं, ये किससे बनी है, चार्ल्स लॉ से, और जब चार्ल्स लॉ की बात करते हैं हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। ठीक है, सो आपने कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, जब भी क्वेश्चन आ जाए केल्विन में ही कन्वर्ट करेंगे आप मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी, जब भी आ जाए हमारे पास चार्ल्स लॉ वगैरह। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी कह रही है के काइनेटिक एनर्जी, आपका क्वेश्चन क्या था दोबारा से दोहराइएगा सना, आपका आई थिंक सना क्या नाम था सना, आप दोबारा से क्वेश्चन दोहराइएगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन दोहराइएगा दोबारा। बिल्कुल, वो भी करते हैं ना, वोकैबुलरी वाला भी कर लेते हैं काम कुछ ना कुछ। ठीक है, स्टेटमेंट है कि PV किसका यूनिट है। अब देखो मैंने आप लोगों के नीचे सॉल्व भी किया है ना आप लोगों के लिए। देखो PV की जहां तक बात करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास प्रेशर, हमारे पास क्या होता है भी, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये हम बात कर रहे हैं इन एसआई यूनिट, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, देखते हो कि भाई हम जब इसकी बात करते हैं, ये मीटर रेस टू पावर मिनी एम रेस टू पावर -2 है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई ये इसकी जो पावर है चूंकि नेगेटिव है तो हम नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे के बच गया न्यूटन मीटर, ये एग्जैक्टली जॉल की इक्वल होता है। सो जॉल किसका यूनिट होता है, वर्क का होता है, ठीक है जी। सो वर्क हम कहते हैं कि ये इसका यूनिट है पीवी। सर प्लीज वोकैबुलरी बिल्कुल फायदा इसका भी देखूंगा, आप बेटी कर रहे हैं, ठीक है। लुइस पास्चर है सर, मैं कैसे हो गया लुइस पास्चर। अच्छा 6th वन डिस्कस करेंगे, 5 आई थिंक क्लियर हो चुका होगा तुमको। मैंने सिर्फ एसआई यूनिट में इनके यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है और इससे आप देख रहे हैं न्यूटन मीटर आया जो एग्जैक्टली जॉल के इक्वल होता है। कर लें जल्दी से रेस। 6th वन हमारे पास क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। किस पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, मैं आपको बताऊं कि वेपर प्रेशर की जहां तक बात है, अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं और फिर जो है हम आगे चलेंगे। ऑप्शंस में है सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर ओनली, बी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, सी ऑप्शन है ह्यूमिडिटी ऑफ द लिक्विड इन द एयर, और डी है टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डी ऑप्शन, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो, जब भी आप बात करते हो वेपर प्रेशर की बात करते हो, जब भी आप इवेपोरेशन प्रोसेस की बात करते हो, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती हैं। इतना ज्यादा हमारे पास कोई एक सब्सटेंस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, ठीक है, उतना ही आसान है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। और जब भी हम कहते हैं कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहां पर इसका राइट ऑप्शन डी बनता है, क्योंकि टेम्परेचर और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये दोनों ही डिसाइड करती हैं वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस को। बिल्कुल ठीक हो गया। सातवें की बात करेंगे, एट 1 atm, ठीक है, अ लिक्विड 1 हैज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लेस देन लिक्विड 2, ठीक है। व्हाट कैन वी प्रिडिक्ट अबाउट बोथ लिक्विड्स, तो उसमें भी आप देखेंगे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है लिक्विड 1 हैज हाई वेपर प्रेशर देन लिक्विड 2। अब आप पहले स्टेटमेंट देख लें, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लिक्विड 1 हैज बॉइलिंग पॉइंट लेस देन लिक्विड 2। अब लेस देन का मतलब ये हुआ कि लिक्विड 1 जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होनी चाहिए ताकि बॉइलिंग पॉइंट कम रहे, ठीक है। लिक्विड 1 हमारे पास क्या है, चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, कम है ना, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो इट मींस कि लिक्विड 1 पार्टिकल्स के दरमियान आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होनी चाहिए, वीक। और जब भी किसी सब्सटेंस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो तो सब्सटेंस आसानी से एवेपोरेट कर जाता है। क्या करता है भाई, एवेपोरेट कर जाता है। जब कोई आसानी से एक चीज एवेपोरेट करेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। इससे लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट के अंदर कि लिक्विड 1 हैज हाई वेपर प्रेशर देन लिक्विड 2, ये ठीक हो गया, ठीक है। लिक्विड 1 हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैंने भी बताया था आपको कि चूंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है सो हम कहते हैं इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, ठीक है। सी ऑप्शन है लिक्विड 1 मोर वोलेटाइल, ये भी बिल्कुल ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस के जो आसानी से एवेपोरेट कर सके, ठीक है, जो क्या कर सके भी, आसानी से एवेपोरेट कर सके, इस सब्सटेंसेस को कहते हैं वोलेटाइल। जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, वो बहुत आसानी से जो है जल्दी से एवेपोरेट हो जाता है। मुझे बताओ कि ये तमाम ऑप्शंस जो थी वो आल के अंदर जाके सम अप करती हैं, तो क्या आप लोगों को समझ आ चुका है, ये पॉइंट जल्दी से बताने आप लोगों ने। फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। सातवें से स्टूडेंट कह रहे थे कि स्टार्ट करें, तो सातवें पहुंच चुका हूं। सातवें का आंसर ऑल ऑफ द अबव है, यानी तमाम ऑप्शंस राइट थी, इसकी ठीक थी, ठीक है। जल्दी से बताएं, क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि हम आगे मूव कर सकें, भाग सकें। सर प्लीज हाइड द चैट, वो कर लेती है ना, वैसे मैं इसको ज्यादा बॉदर नहीं कर रहा हूं, मतलब कि रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, बॉदर तो करता हूं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ना पता है क्या मसला है, अगर मैं वहां जाऊंगा ना, वैसे बातें तो मेरी मुताल्लिक ही हो रही हैं और अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है कि आप लोग इतना जो है रिस्पेक्ट देते हो, और इनकी रिस्पेक्ट जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, एनर्जी बूस्ट होती है वाकई, ठीक है। लेकिन ये है कि अब फिलवत ना हम उस पर आंसर नहीं देंगे, क्योंकि अगर वहां गए तो ये चला जाएगा, ठीक है जी। हाँ, रिपीट कर दें इस एमसीक्यू को। सो भाई मोहम्मद, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि लिक्विड 1 और 2 है। लिक्विड 1 की बात हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड 2, ठीक है। जब किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, इट मींस उसके पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, हम आसानी उसको एवेपोरेट कर सकते हैं, तो फिर ऐसे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो ए ऑप्शन भी ठीक होगी, बी ऑप्शन भी ठीक होगी, सी है मोर वोलेटाइल, लिक्विड 1 इज मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो बासानी एवेपोरेट हो सके, रूम टेम्परेचर पे भी बासानी क्या कर सके, एवेपोरेट हो सके, इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं वोलेटाइल। सो लिक्विड 1 वोलेटाइल भी होगा, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। 8th वन हमारे पास, अ प्रेशर कुकर reduces cooking time because
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रेस, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखो मैंने आपको डिस्कस भी किया था, जब आप प्रेशर कुकर को बंद कर देते हो, टाइटली क्लोज कर देते हो, तो फिर क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपने क्लोज तो कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर दें। सना आप पीछे जा रही हो फिर से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था यार? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। वो ये था ना, टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सब्सटेंस आसानी से और जल्दी से इवेपोरेट होगा, अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो वही सब्सटेंस इजीली जो है इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है हम कहते हैं कि इसका रिलेशन है विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं, उतना ही डिफिकल्ट हम कहते हैं कि इसको इवेपोरेट करना होता है। ठीक है जी, इसलिए हम कहते हैं कि डी ऑप्शन इसका था। ठीक है सर, मूव ऑन प्लीज, अभी कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का रेस करता है क्योंकि हमने इसको बंद किया था तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर गया था। एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसीलिए हम कहते हैं कि जल्दी से और आसानी से जो है, जो हमारे पास जो भी फूड होता है वो कुक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल ऑफ अ सैंपल क्यूब, ठीक है, क्यूबिक लेटस एट द कॉर्नर इज। हमने इसको जो है ना, इस वाले क्वेश्चन को हमने बड़े अच्छे से जो है समझा था। क्वेश्चन नंबर 8 में से सी नहीं हो सकता, जैनब उसी पर पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, हमने जब कैलकुलेट किया था। सर आप कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, भी करना पड़ता है यार, क्या करें, अब क्वेश्चन ही तो हमने देखे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, इनके आज तो पढ़ना नहीं है ना हमने। ठीक है, अच्छा देखो, मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन नंबर 9 की अगर स्टेटमेंट बढ़ो, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ NaCl समझाया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉर्नर पॉइंट के ऊपर अरेंज करते हैं किसी एक पार्टिकल को, क्लोराइड आयन को, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्यूबिक शेप है, यहाँ कॉर्नर पॉइंट है, अगर यहाँ क्लोराइड आयन लगा हुआ है तो ये क्लोराइड आयन अपने आप को 8 यूनिट सेल में डिवाइड करेगा, मींस के एक यूनिट सेल के लिए इसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है। तो 8 टोटल कॉर्नर पॉइंट होते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देगा 1। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन करके दी हुई आप लोगों को सोल्यूशन के अंदर, तो इसका आंसर 1 बनता है। आई थिंक इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोलेटिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस क्या चीज आया मुझे समझ नहीं आई। जी जी विशाल बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस पे हम आएंगे। इन इंटीरियर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड क्रिस्टल्स ऑफ ईच, ठीक है, सिलिकॉन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद। हमने ना इसका स्ट्रक्चर भी देखा था। इवन आप जो है जब जाएंगे चैप्टर नंबर इवन के उसमें क्या कहते हैं 4 में जाएंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। सिलिकॉन जो है टेट्राहेड्रली तौर पे एक ही वक्त में 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है। ठीक है, एक ही वक्त में हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सिलिकॉन एटम है वो 4 एटम्स के साथ, ऑक्सीजन एटम्स के साथ डायरेक्टली तौर पे अटैच होती है। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये 4 जो है एटम से अटैच होगी। नहीं, वो कोई मसला नहीं है, वो आई थिंक कुछ टेस्टिंग वगैरह हो रही होगी, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है। बार बार लॉग आउट होने का कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। पीवी यूनिट वाला थोड़ा सा रिपीट करते हैं। आरटीएम देखो, पीवी की जहां तक बात है तो प्रेशर और वॉल्यूम हम बात करते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम में प्रेशर का जो यूनिट होता है एसआई, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप गेट करोगे न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल टू जॉल होता है। ठीक है, नहीं सबको होगा, ये टेस्टिंग वगैरह हो रही होगी, इसलिए आप लोगों को जो है ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो आगे चलते हैं। कोई बात पूछनी है आप लोगों ने, कोई कंफ्यूजन है? एमसीक्यू नंबर 9 मैंने बताया था आप लोगों को कि 9 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखते हैं कि हम नंबर ऑफ क्लोराइड आयन जो है कैलकुलेट करते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट पे लगा हुआ क्लोराइड आयन अपने आप को 8 यूनिट सेल में डिवाइड करता है, मतलब एक के लिए इसकी 1/8 कंट्रीब्यूशन है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं? 8 हैं। सो 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्लोराइड आएगा। 11th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आयोडीन इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड बिकॉज द फोर्स बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, ठीक है, इनमें होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इन सॉलिड फॉर्म, ये वंडरवाल फोर्स होती है। सर हमने आज आगे नहीं पढ़ना, क्या सिर्फ टेस्ट ही डिस्कस करना है? बिल्कुल रिमशा, आज हमसे टेस्ट डिस्कस करेंगे, डिस्कशन दे रखा हुआ हमने। ठीक है, इसलिए ठीक हो गया। सर स्पेशली मैं इतनी क्या लिखा हुआ है, होशियार नहीं, आई मीन सर बाद में समझाएं प्लीज, बाद में समझाएं सर। भी सना क्या आप क्वेश्चन कह रही हैं, कौन सा क्वेश्चन आप कह रही हैं, जल्दी से बता दें ताकि मैं कर सकूं। भाई क्लोराइड वाला हमने किया था ना यार, देखो ये हमारे पास क्यूबिक हमारे पास NaCl है, इसमें कॉर्नर पे लगा हुआ एक क्लोराइड आयन जो है
ये हम कहते हैं कि अपने आप को 8 यूनिट सेल में डिवाइड करेगा, और मैंने उसमें बताया था कैसे करेगा, क्योंकि इसके आगे यहाँ पर भी एक आना है यूनिट सेल, यहाँ पर भी आना है, ऊपर भी आना है, ठीक है, इसके सामने फ्रंट पर भी आना है। सो ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है, ये क्लोराइड आयन अपने आप को 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड करेगा, और इसकी इस क्लोराइड आयन की कंट्रीब्यूशन जस्ट फॉर 1 यूनिट सेल 1/8 होती है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स आप गिने तो ये 8 होते हैं, तो 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही होगा, क्लोराइड आयन हमारे पास क्या है, 1 हो जाएगा, ठीक है जी सना। बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे ही मैंने करवाया था ना उस दिन, डायग्राम बनाई थी, आज बनाने से टाइम थोड़ा है, ठीक है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, वो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेटल्स जो हमारे पास होती हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंडक्टेंस, तो इनका आंसर क्या होगा, मेटेलिक जो है होगा, ठीक है जी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये लॉगिन करना है यहाँ पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये लॉगिन करो इंडिकेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिलिका। अब उसमें देख ली, ऑप्शन 1 है एवरी सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टेट्राहेड्रली विद 4 ऑक्सीजन एटम, ये तो बिल्कुल ठीक है। एवरी ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम, ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिका कंसीडर टू बी एसेंशियली 1 मॉलिक्यूल, बिल्कुल 1 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। जो स्टेटमेंट गलत है वो है हैज वेरी हाई थर्मल एक्सपेंशन, नहीं होती। आप जानते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हुए इसकी थर्मल एक्सपेंशन ऐसे ही होती है। आप जानते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं सबको हम जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट तो हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा हम कहते हैं कि एक्सपेंड नहीं होंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ तक, कोई बता दें, सर्वे कर लिया? नहीं, वो हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ ज़रफ़शान, मैंने पूरा प्लान किया हुआ है इसको, आपका ये जो चैप्टर है ये उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। जी, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है समाज को, आप मुझसे कर लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। और मैंने अच्छा बोर्ड पे यहाँ पर सना कह रही थी, तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर था। प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, अगर आप लोग जो है इस तरह से जो है ना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, थोड़ा सा बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लोराइड आयन जो रखा हुआ है, ये अपने आप को 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड करता है, इसकी कंट्रीब्यूशन फॉर जस्ट 1 यूनिट सेल 1/8 होती है। 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, तो इसको 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 देते हैं, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। लोअर अल्कोहल्स, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, क्यों सॉल्युबल होते हैं इनसाइड वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी की होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो बहुत सिंपल था। शरीका जी क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन बताएं शरीका जल्दी से। 15 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन वाटर होती है। आप दो कंपाउंड देख रहे हैं, बेंजीन की बात करते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस तरीके से डाइथाइल ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ वाटर के अंदर और एथेनॉल में होती है। एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल एक वक्त में एक हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, वाटर का एक ही मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड के डेवलप करता है एक ही वक्त में। सर्वे जरूर लेना है सर्वे, ठीक है। अच्छा, सो कोई कंफ्यूजन यहां तक आपकी, बता दें जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन यहां तक है आप लोगों का। 16 है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होगी, क्यों, क्योंकि हम कहते हैं सर मैंने गूगल किया था तो एथेनॉल था, मैं आपको बताऊं कि आप फिर गूगल करना सारा, आप देखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल, तो आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 होता है, वो 78.5 होता है। व्हाई, बिकॉज उसके अंदर हम कहते हैं कि भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। सर FLP का टाइम चेंज हो सकता है, श्रीका बहुत मुश्किल है, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल हैज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारा वो एथेनॉल और मेथनॉल के कंपैरिजन में करते हैं, ठीक है, एथेनॉल मेथनॉल के कंपैरिजन में करते हैं, ठीक है। देखो जरा वाटर की जहां तक बात है, तो इसमें एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से अटैच है, ये वाटर मॉलिक्यूल एक वक्त में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हाइड्रोक्सिल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये एक वक्त में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दो नहीं बना सकता। सर कल वाला टेस्ट कहां से मिलेगा, वो मेरी जो है वो ड्राइव से मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहां से ले लेना। नेक्स्ट वन था प्रोपानोन, ठीक है, इज मिसिबल इन वाटर ड्यू टू, वो क्यों मिसिबल होता है, मैंने इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये प्रोपानोन है, ठीक है। इसमें ये जो ग्रुप हमारे पास है ना, ये समहाउ पोलर नेचर का ग्रुप होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन की हम बात कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी बुनियाद पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को डिसॉल्व करने के लिए इनसाइड वाटर। सर टेस्ट में प्रोपानॉन की जगह प्रोपेन लिखा हुआ था, और नो की देख लेंगे फिर, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रोपानॉन हमारे पास एक्चुअल था, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, अगर क्लियर है तो जरूर मेंशन कर दें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन डिस्कस हो रही है तो बताए ना। जी बिल्कुल कामिल, मैं देख लिया, और ऐसा होना नहीं चाहिए था कि जस्ट हम कहते हैं ना जब इंटर हो रहा होता है बाज़-औक़ात चीजें शट हो जाती हैं। नमाज की ब्रेक हम एग्जैक्टली देंगे, हम जस्ट मैक्सिमम 10 मिनट्स और जाएंगे, जिसके बाद आप लोगों को ब्रेक में दे दूंगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोपेन था पेपर में, प्रोपेन था, मैं देख चुका हूं। एमसीक्यू नंबर 23 हम कर लेते हैं अभी। सर अगर टेस्ट हम नहीं देते तो वो बाद में शो भी नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुआ चलें हम देखते हैं कि कुछ सिस्टम ऐसा डेवलप हो सके, लेकिन आप फिर वो कंसर्न जो भी है रिपीट कर दें। भाई देखो, प्रोपेन की जहां तक बात है उसमें कार्बन कार्बन होता है, ये एक पोलर नेचर का ग्रुप है, जिसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और ये फिर इस पोलैरिटी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है और अपने आप को डिसॉल्व करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन था। ये बोथ पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है जी। और इसके अलावा हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन में डेवलप हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है, ठीक है भी। अच्छा, 18 है, स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर, जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग डायपोल फोर्सेस होंगी तो हम कहते हैं कि वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसके लिए रिक्वायर होगी, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के जो कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर करेंगे कि उनको वेपोराइज किया जाए, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन काफी इनके लिए हाई होगी। 19 की बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर। सो आप देखिएगा हमेशा जब भी आप देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं, यहाँ पे वैसे मैंने ना वो नहीं लगा हुआ, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेक्शंस। तो इंक्रीजिंग इंटरेक्शंस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसके बाद फिर डायपोल डायपोल होती है, उससे सबसे लीस्ट हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं कि हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है भाई। ये इसका ऑर्डर था। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है? When substance move from a solid, ठीक है, to liquid state, ठीक है, all of the following changes occur except, इनमें से कौन सी अकर नहीं करती? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, ऐसा नहीं होता। हम ये बात जानते हैं कि जब हम गैस की बात करते हैं तो उसमें रैंडमनेस ज्यादा होती है, पार्टिकल ज्यादा स्पीडली मूव कर रहे होते हैं, तो गैस के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती है। तो ये इसका इनकरेक्ट ऑप्शन बनता था। यहाँ तक कुछ पूछने आप लोगों ने 20 हम कर चुके हैं, 21वें पर मैं आ चुका हूँ। कोई कंफ्यूजन है तो शेयर भी कर लो साथ में। आप लोग गप्पे मार रहे हो आपस में, बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। सही हो गया है? नहीं, ठीक है। वाई इंक्रीज, क्या इंक्रीज करने का कहा था मैंने आप लोगों से अभी? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज करती है? देखो हम जानते हैं कि लिक्विड है या गैस है, उनमें पार्टिकल स्पीडली मूव करते हैं। जब पार्टिकल स्पीडली मूव करते हैं तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। सो चूंकि लिक्विड एंड गैस के अंदर पार्टिकल स्पीडली मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड, इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। 19th हम डिस्कस करके आ चुके हैं, उसमें हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल, और डायपोल डायपोल स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। 21st है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। आप ये बात जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हम कहते हैं कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करता है। एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज करता है। तो यू आर राइट सर, अगर आपकी जगह कोई और सर होते वो करना है टेस्ट के पॉइंट, ठीक है। अच्छा ये हो गया। 22 देख लेते हैं, द कन्वर्जन ऑफ वेपर बैक इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड, वो कंडेंसेशन है। बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। लिक्विड गेट द शेप ऑफ एनी कंटेनर, ठीक है। इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि लिक्विड की कोई फिक्स जो है डिफाइंड फॉर्म के अंदर शेप नहीं होती, इसलिए वो हर तरह के कंटेनर में जाके वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो किससे डिस्क्राइब करते हैं? हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी इनसाइड पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है जी। आयमा हम ये कर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लिया था। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको।
देखो मैंने आपसे कहा था कि जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी, ठीक है, डायपोल फोर्स की हम बात करते हैं, एक स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ही हम कहते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है इसको वेपराइज करने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर होता है। और 23 का आप कह रही हैं डी ऑप्शन, 23 का डी ऑप्शन नहीं बनता, रीजन क्या है मैं बता देता हूँ भी आपको। लिक्विड, ठीक है जी, गेट्स चेंज इनटू, अच्छा, गेट्स द शेप ऑफ कंटेनर, उसमें हम कहते हैं कि इसका जो लिक्विड का जो है हमारे पास कोई फिक्स शेप नहीं होती, डिफाइंड शेप नहीं होती। मैंने आपको बताया आयशा कि उसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 21 भी बता चुका हूँ, इसका राइट ऑप्शन है 762 76 पावर एंड 1200 पावर, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। अच्छा, लिक्विड गेट्स द चेंज, ये भी हमने कर लिया। यहाँ पर है आयनिक सॉलिड कैरेक्टराइज, मैंने आपको बताया कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो जो पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें डिसॉल्व हो सकते हैं, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। बोल बोल के जो है आज मेरी भी एनर्जी थोड़ी बहुत लूज होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, 25 है द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट इज मैक्सिमम एट, मैंने आपके लिए वहां नीचे ना कैलकुलेशन कंप्लीट की हुई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, तमाम कंडीशंस के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखाया है। और सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम हमारे पास आता है वो लार्जर टेम्परेचर यानी कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 118 के ऊपर होता है, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे।